हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले ये बताओ कि आपको हमारी आवाज़, वीडियो क्वालिटी, ये सब आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए तो फिर हम आगे का क्लास शुरू करें। और ये भी बता दो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। हैप्पी हर्षराज। फिर आज का टॉपिक हम हेडिंग डालें। और एक बार फिर से कहेंगे कि लिखना आपको नहीं है साथ साथ, या लिख सकते हैं तो तेज़ी में लिखिएगा। ठीक है, लिख सकते हैं तो तेज़ी में साथ साथ लिखना। अदरवाइज लिंक तो हम डालेंगे ही, भेजेंगे ही। हर्षराज, आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हर्ष, चलिए ठीक है। चलिए शुरू कीजिए तो टॉपिक। आज का टॉपिक है चलिए हेडिंग डालिए और समझिए क्वथनांक। आज हम पानी के उबलने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सुनने में, देखने में लगता है कितना सिंपल बात है, लेकिन देखिए उसके पीछे कितना लॉजिक है और कितना साइंस है। ये इंटरेस्टिंग चीज है बॉइलिंग पॉइंट। जो लोग पढ़ाई करते हैं साइंस, उनके लिए तो जरूरी है ही। जो नहीं पढ़ाई करते हैं वो भी इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। आप बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके तो देखो इसको, इसमें। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्वथनांक। इसके बारे में एक बेसिक बात पहले सुनो। क्वथनांक के बारे में सिंपली ये डेफिनेशन आपके दिमाग में रहता है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबल जाता है उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा पानी कितने डिग्री सी पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम बचपन से रटते आ रहे हैं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। और इस बात से संबंधित कई बातें हैं जिसको आप देखिए जरा। एक चीज बताओ, किसी भी बर्तन में यदि आप गैस को बंद करते हैं तो निश्चित है कि इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जो भी हो, ज़्यादा गैस होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, और कम गैस होगा तो कम प्रेशर होगा। ठीक है, तो यदि किसी बर्तन में आप गैस बंद करते हैं तो गैस का प्रेशर है, होता है कुछ ना कुछ। तो जिस वायुमंडल में हम लोग रहते हैं, यहाँ भी तो गैस है। गैस है तभी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में ले रहे हैं। फैन चलाते हैं तो आपको हवा लगती है। यदि गैस नहीं होता तो फैन चलता रहता, गोल गोल घूमता रहता, कुछ पता नहीं चलता आपको। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। तो यदि एटमॉस्फेयर में हवा है तो निश्चित है कि इस एटमॉस्फेयर का भी कुछ ना कुछ दाब होगा, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, और हिंदी में इसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, इस वायुमंडलीय दाब का मान हमारे नॉर्मल अर्थ सरफेस पर 1 एटीएम होता है। आप याद कीजिए, एटीएम दाब का मात्रक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो आप कहेंगे 1 एटीएम। 1 एटीएम, जैसे हम पर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, आप पर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर उपस्थित इस बोर्ड पर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। हम किसी बर्तन में एक गिलास पानी ले आए तो पानी के ऊपर सरफेस पर भी 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। तो हर एक चीज पर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है जो नॉर्मल सरफेस पर रखा हुआ है और खुला हुआ बर्तन है। इसलिए क्योंकि हम जिस वायुमंडल में हैं वहां पर गैस है और गैस का कुछ ना कुछ दाब है। ठीक है, अब देखो, तो इस बात को, पानी के क्वथनांक को हम पहले ग्राफिकली समझेंगे, और ग्राफ सब समझ में आ जाए तो फिर हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें। अब जैसे मान लीजिए आप कि आप एक बर्तन में पानी लिए। देखो ये शुद्ध पानी है, ठीक है।
ये है प्योर वाटर। मान लो कि 25 डिग्री सी टेम्परेचर है इसका, तो 25 डिग्री सी पर तो पानी उबल नहीं जाएगा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है। तो हम ये मान रहे हैं कि अभी 25 डिग्री सी इसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक ग्राफ खींचेंगे। अब देखो ग्राफ कैसा है, सो देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और इस पर हम लोग लेंगे वेपर प्रेशर, वीपी, जिसको आप वाष्प दाब कहते हैं। आप ये बताइए कि पानी में पानी का टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सी है तो हर एक द्रव वाष्पीकृत होते रहता है, इवेपोरेशन होते रहता है सारे द्रव में। तो सभी द्रव का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है, याद कीजिए वाष्प दाब में ये सब बात हम आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। तो निश्चित है कि इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो मान लो कि इसका वाष्प दाब 0.2 atm है, ऐसा हम मान लेते हैं। किसी भी द्रव का वायुमंडलीय दाब में जिस सरफेस पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा 1 atm से कम होता है, क्योंकि 1 atm से कम होगा तभी वो द्रव अवस्था में रहेगा, नहीं तो उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। इसका पूरा कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, घबराइएगा नहीं, आराम से सीखिए। तो ये प्योर वाटर है, मान लो इसका वेपर प्रेशर 0.2 atm है, ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पर वेपर प्रेशर मतलब वेपर के प्रेशर को हम इस एक्सिस पर दिखाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा एक्सिस प्रेशर का है। तो वायुमंडल का भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, तो वायुमंडल का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं और इस यहाँ पर लिखते हैं P बराबर 1 atm। और यदि आपसे कोई पूछे कि P बराबर 1 atm क्यों लिए, तो आप कहिएगा कि ये वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm। ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब देखो, देखो इधर, तो अब हम क्या किए। अच्छा एक और चीज, आप एक चीज देखिए कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन वायुमंडलीय दाब स्थिर है, क्योंकि यदि पानी को आप गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा, पूरे वायुमंडल के गैस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गर्म होने के बाद भी वायुमंडलीय दाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए देखो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर बिल्कुल सेम है, स्थिर है। तो अब क्या है यहाँ कि अब जब हम आपको ये कह दिए कि यहाँ पर पानी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो मान लीजिए कि पानी का वेपर प्रेशर यहाँ है, हम इसको 0.2 atm बोलते हैं। आप याद कीजिए, हम जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है। तो आप क्या कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, करते 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 वाष्प दाब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जैसे ही ये बढ़ते 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 1 atm को टच करेगा, जैसे ही 1 atm को टच करेगा वैसे ही ये पानी बॉयल हो जाएगा। यानी पानी बॉयल कब होता है, पानी बॉयल तब होता है जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, इसका वेपर प्रेशर हम कितना माने थे, 0.2 atm। और 0.2 atm से प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जैसे ही 1 atm को छुआ उसी जगह पर ये पानी बॉयल हुआ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो, और ये जो पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट, ये टेम्परेचर का वह पॉइंट है जहाँ पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। और जिस जगह पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यही टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, वैसे ही पानी उबलने लगेगा। तो आप जो डेफिनेशन अभी तक रटे हैं वो ये रटे हैं कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। तो आज हम अलग क्या पढ़े, हम कहेंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं, क्योंकि ऐसा जैसे ही होगा वैसे ही पानी बॉईल कर जाएगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, सो समझो। ये पानी है, खुला बर्तन है, ऊपर से गैस है जो इसको दबाने का प्रयास कर रहा है।
जो गैस है इसको दबा रहा है ताकि इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन रहे। ये पानी जो है ये वाष्पीकृत होकर यहाँ से निकलना चाह रहा है, समझो बात को। ये पानी जो है ये ऊपर निकलना चाह रहा है, और ऊपर से गैस है जो इसको दबा रहा है। नीचे से पानी वाष्प के द्वारा दाब ऊपर लगा रहा है, और ऊपर से गैस वायुमंडलीय दाब ऊपर से लगा रहा है। नीचे वाला दाब कम है और ऊपर वाला दाब ज्यादा, इसीलिए ऊपर वाला दाब ज्यादा है, इसीलिए इस पानी को दबा के रखे हुए कि बेटा तो स्थिर रह के एक बर्तन में द्रव बना रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही इसका वाष्पीकरण का रेट बढ़ेगा, यहाँ से गैस ज्यादा बनने लगेगा, गैस ज्यादा बनने लगेगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब वेपर प्रेशर मतलब नीचे से लगने वाला दाब ऊपर से लगने वाले दाब के एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर से ऊपर और नीचे वाला दाब एग्जैक्ट बराबर होगा तो उसके बाद हल्का भी टेम्परेचर देंगे तो नीचे वाला दाब थोड़ा अधिक हो जाएगा और पानी उड़ जाएगा। मतलब हल्का भी ज्यादा, ये नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट। तो ऐसी स्थिति में ये पानी बॉईल कर जाएगा, इसका मतलब ये गैस इसको दबा के नहीं रख पाएगा यदि आप लगातार इसको गर्म करेंगे तो ये चीज कब हुआ, ये चीज तब हुआ जब नीचे का वाष्प दाब ऊपर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। देखो बराबर का नहीं कह सकते हैं, बराबर से हल्का ज्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए 1 ATM वायुमंडलीय दाब है तो 1 ATM प्लस। अब 1 ATM प्लस का ये मतलब नहीं है कि 2 ATM 3 ATM, 1 ATM प्लस, एक प्लस या एक माइनस का मतलब होता है एक से हल्का ज्यादा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन स्लाइटली ज्यादा है वो, तो हम लोग उसको बराबर ही मान के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीचे का वाष्प दाब ऊपर वाले गैस के जैसे ही ऊपर वाले गैस के यानी वायुमंडलीय दाब के जैसे ही बराबर हो जाएगा वैसे ही पानी बॉईल कर जाएगा, और हम उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे या क्वथनांक कहेंगे जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव अपने वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। तो इसका प्रॉपर डेफिनीशन क्या होगा, इसके प्रॉपर डेफिनीशन को यदि हम समझें तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है। हम लिखेंगे कि वह ताप, हम इसमें लिखेंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। और आप ये लिख सकते हैं कि इस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, इस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है। और ये चीज तुम याद रखना, क्वेश्चन में दे या ना दे, जल का जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सी होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, या इसी को आप केल्विन में कितना लिख सकते हैं, 373 केल्विन होता है। तो आपसे कोई पूछे जल का क्वथनांक 100 डिग्री, जानिए ये बात पूरी तरह से लिखा हुआ गलत है, यहाँ पर थोड़ा एक सुधार कर लेंगे। जल का ये लिखना है जल का सामान्य क्वथनांक, जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सुनो, यदि तुमसे कोई पूछे ना कि जल का क्वथनांक कितना होता है तो तुम्हारा ओरिजिनल जवाब होगा कि जल का क्वथनांक कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से, 100 डिग्री से, 120 डिग्री से, 200 डिग्री से। ये क्वथनांक कई कारकों पर निर्भर करता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री से फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। तो हम ये समझेंगे कि कैसे बदल सकता है। इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, क्वथनांक को कौन कौन चीज प्रभावित करता है ये समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आया क्वथनांक किसको कह रहे हैं। स्वाति प्रिया बोल रहे हैं कि सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम भी तो कभी कभी लेट रहते हैं।
तो क्वथनांक के बारे में क्या बताया गया, सुन लो एक बार फिर से, हम रिपीट करके समझा देते हैं। ये पानी है, पानी के ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम होता है, 1 एटीएम। ये रट के रखना है, वायुमंडल में जो गैस है वो हम सब पर दाब लगाता है 1 एटीएम। ये पानी है, पानी वाष्पीकृत हो रहा होगा, वाष्प दाब लगा रहा होगा ऊपर गैस पर, और ऊपर वाला गैस लगा रहा होगा पानी पर। लेकिन पानी का वाष्प दाब कम है और ऊपर वाला गैस का दाब ज़्यादा है, इसलिए पानी को ये दबा के रखे हुए हैं। लेकिन हम जैसे ही इसको गर्म करेंगे, मान लीजिए 25 डिग्री से पर इसका वाष्प दाब 0.2 एटीएम है, लेकिन हम जैसे इसको गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका वाष्पीकरण बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे ही 100 डिग्री से टेम्परेचर आप इसका करेंगे तो नीचे से वाष्प का दाब और ऊपर से लगने वाला गैस का दाब बराबर हो जाएगा, और इसी स्थिति में कोई भी द्रव उबलने लगता है। पानी के लिए ये काम 100 डिग्री सी पर होता है, इसीलिए हम पानी के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सी मानते हैं। ये टेम्परेचर का एक्सेस है, ये वेपर प्रेशर का एक्सेस है। टेम्परेचर जब कम था तो जल का वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए वैसे वैसे ये ग्राफ उठता गया, और जैसे ही ये 1 एटीएम को टच किया वैसे ही हम कहेंगे कि वो द्रव वहीं पर बॉयल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक परिभाषा लिखे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है या बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। इस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, और आगे लिखा हुआ है जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई, जो कंटिन्यू क्लास की हैं, जो लेट नहीं है, समझ में आया कि क्वथनांक क्या होता है? क्योंकि अब आगे का टॉपिक होगा क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। आप कमेंट कर लो कि समझ में आया है या नहीं, यहाँ कहीं दिक्कत भी होगी तो फिर देख लेंगे बाद में। आगे का हमारा टॉपिक है क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो हम समझते हैं क्वथनांक को कौन कौन चीज प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब का प्रभाव। वाष्प दाब का प्रभाव, आप याद कीजिए पीछे आप पढ़े हैं, अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। बाबू एक चीज जान लो, अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग द्रव का क्वथनांक भी अलग अलग होगा। देखो कैसे, इसको भी आप ग्राफ पर ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि हम एक ग्राफ खींचे और इसमें ये 1 एटीएम बाहरी दाब है, ये जिसको आप वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। सुन लो, तीन द्रव लो, तीन द्रव, एक द्रव है ए, एक द्रव है बी और एक द्रव है सी। मान लो कि इसका वेपर प्रेशर 0.2 एटीएम, इसका 0.4 एटीएम और इसका 0.6 एटीएम, ऐसा मान लेते हैं। अब हम इसको भी गर्म करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे, और गर्म करके सबको 1 एटीएम पर पहुंचाना है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक ये वेपोराइज्ड होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम नीचे में दिखाते हैं टेम्परेचर को, नीचे में दिखाते हैं टेम्परेचर को और ऊपर दिखाते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। ऊपर दिखाते हैं वेपर प्रेशर को। तो अब जरा सोचो कि ए का वाष्प दाब सबसे कम है, तो ये वाष्प दाब का एक्सिस है, तो हम ए को सबसे नीचे में रखेंगे। अब इससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर है बी का, तो बी का 0.4 माने हैं, तो इसको हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, यहाँ पे मान लो रख दिए, ठीक है। और इससे ऊपर किसको रखेंगे, इससे ऊपर हमको रखना पड़ेगा सी को, क्योंकि सी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो ये यहाँ आ गया। अब जरा सोचो तुम कि हम इस तीनों द्रव को गर्म करना शुरू कर दिए, ठीक है। इस तीनों द्रव को यदि हम गर्म करने लगे, इसको भी गर्म करें, इसको भी गर्म करें, इसको भी गर्म करें, तो बताओ तो सबसे पहले 1 एटीएम को कौन छुएगा, ए, बी या सी? जवाब दीजिए। यदि सभी द्रव को गर्म किया जाए तो वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम को सबसे पहले कौन छुएगा? स्वाति प्रिया का जवाब सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया।
एक और आदमी है, आपका क्या जवाब है भाई? ये जवाब बिल्कुल सही है कि सी सबसे पहले छुएगा, क्योंकि सी का वेपर प्रेशर आप सबसे ज्यादा माने हो और ए का वेपर प्रेशर आप सबसे कम माने हो, बी का बीच में है। तो सबसे पहले ये इसको टच कर लेगा क्योंकि इसके ये बिल्कुल नजदीक है। बी जब टच करेगा तो बी को टच करने में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर तनी कम है। ए का वेपर प्रेशर बहुत कम है तो इसको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये उसको छू पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा और ज्यादा दूर जाके छुएगा। अब एक चीज देखो, एक एटीएम को जैसे ही छुएगा वो बॉईल कर जाएगा। तो आप ही बताओ कि इसको, ये जब एक एटीएम को छुआ तो ये सबसे दूर जाके छुआ ना, तो ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। कैसे? क्योंकि ये ए का ग्राफ है। अब देखो, ये जो बी है ये यहां पर छुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहीं पर होगा। तो इसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं? इसको, इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी। तो आप बताइए कि यदि हम इसको 100 डिग्री सी मान लें इसको, तो निश्चित है कि ये 110 डिग्री सी होगा, जो भी होगा 100 से ज़्यादा होगा, और ये जो भी होगा ये 100 से कम होगा। तो आपने देखा कि अलग अलग द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ गया क्योंकि उसका वाष्प दाब अलग अलग था। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आया है, और जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आया है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि वेपर, जिस द्रव का वेपर प्रेशर यानी जिस द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिस द्रव का वाष्प दाब कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यानी वाष्प दाब और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन है, एक कम तो दूसरा ज्यादा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। मेरे भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आया बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, यानी ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, उससे कम बी का, और सबसे कम सी का, जिसको इस ये ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है। ठीक है। तो यहां से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट देखो क्या लिख सकते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है, इस बात को भी लिखेंगे। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग 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 होता है। जिस द्रव का वाष्प दाब कम होगा, जिस द्रव का वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। क्या ये जो बातें लिखी गई हैं इसमें कोई परेशानी है आपको? अब हम यहां दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है। दूसरा प्रभाव है बाहरी दाब का प्रभाव। मतलब इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है तीसरा, बाहरी दाब का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है,
इसी में आप प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता पकता है इसको समझेंगे। बाहरी दाब का प्रभाव। अब देखो बाहरी दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी दाब का प्रभाव का क्या मतलब है, पहले आप ये समझो। मान लो कि एक बर्तन में हम पानी ले लिए, इसमें जल है, और सिर्फ एक ही पिछला केस में देखो क्या था, तीन अलग अलग द्रव था, ए बी और सी। लेकिन इस बार हम तीन अलग अलग द्रव नहीं लिए, हम जल द्रव एक ही लिए हैं, जल। इसको हम एक बार गर्म करेंगे नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, फिर इसको हम गर्म करेंगे, देखो इसको तीन कंडीशन में गर्म करेंगे। कहां कहां? पहले गर्म करेंगे नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, दूसरा बार इसको हम लोग गर्म करेंगे नॉर्मल अर्थ सरफेस के ऊपर, नॉर्मल अर्थ सरफेस के ऊपर, और तीसरा बार हम इसको गर्म करेंगे नॉर्मल अर्थ सरफेस से नीचे। नॉर्मल अर्थ सरफेस, नॉर्मल अर्थ सरफेस के ऊपर, नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, और नॉर्मल अर्थ सरफेस के नीचे। क्या करना है? गर्म करना है, क्योंकि गर्म करेंगे तभी तो बॉईल होगा। अब एक छोटा सा बात बताओ कि नॉर्मल अर्थ सरफेस पर जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां का प्रेशर कितना है? 1 atm, ठीक है। जैसे जैसे आप नॉर्मल अर्थ सरफेस से ऊपर किसी ऊंचा पहाड़ पर चले जाइए या बहुत ऊंचाई पर चले जाइए, तो वहां पर जो गैस का घनत्व होता है ना, वो गैस का घनत्व कम होता है। तो गैस का घनत्व यदि कम होगा तो वहां का प्रेशर भी कम होगा। तो जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही गैस का दाब घटने लगता है, बाहरी दाब 1 atm से कम होने लगेगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, तो नॉर्मल अर्थ सरफेस पर बाहरी दाब कितना होगा? 1 atm। नॉर्मल अर्थ सरफेस, नॉर्मल अर्थ सरफेस पर बाहरी दाब कितना होगा? 1 atm से कम। और यदि हम अर्थ सरफेस से नीचे गड्ढा करके नीचे जाने लगे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गैस का घनत्व तो बढ़ता है, तो गैस का दाब भी बढ़ता है। तो नीचे में 1 atm से ज्यादा ये प्रेशर होगा। देखो चूंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा बात है, इधर से लेकर उधर तक हम लिख दिए हैं, इसको बस तुम मिलाना, ऊपर वाले को सब ऊपर वाले के साथ मिलाना है, बीच वाले को बीच वाले के साथ, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। नॉर्मल अर्थ सरफेस पर गैस का दाब होता है 1 atm, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो गैस का दाब 1 atm से कम जाता है, और जैसे ही आप 1 atm से नीचे जाते हैं वैसे ही गैस का दाब घट जाता है। तो अभी जो आप हेडिंग डाले हैं बाहरी दाब का प्रभाव, तो आप एक चीज समझे कि पानी तो हमारा एक ही है, लेकिन इसको हम एक बार 1 atm बाहरी दाब पर गर्म करेंगे, एक बार 1 atm से कम बाहरी दाब पर गर्म करेंगे, और एक बार 1 atm से ज्यादा पर गर्म करेंगे। तो इसको भी ग्राफिकली बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए बाबू हम एक बार फिर से ग्राफ लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये है तुम्हारा टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर। बाहरी दाब हम इसको मान लेते हैं 1 atm, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इधर, ये 1 atm यानी नॉर्मल अर्थ सरफेस पर की बात है ये। अब बताओ तुम कि तुम यदि पानी लिए हो तो पानी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो हम इसके पानी के वेपर प्रेशर को यहां मान लेते हैं, ये 1 atm है। अब तुम चले जाओ धरती के नीचे, धरती के नीचे जाओगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब 1 atm से ज्यादा होगा। तो धरती के नीचे जाओगे, वायुमंडलीय दाब यदि 1 atm से नीचे होगा तो ग्राफ में तो इसको ऊपर दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए ये है 1.5 atm, मान लो धरती के नीचे दाब बढ़ के 1.5 atm हो गया, और किसी हिल स्टेशन पर चला गया जहां पर मान लो कि दाब हो गया 0.5 atm। बाबू ये सब क्या है? बाहरी दाब। अब आप कहेंगे एक के बार में तीन को बाहरी दाब कैसे मान लिए?
तो भाई एक बार में नहीं, हम देखो 3 अलग अलग केस बनाए हैं। एक बार एक एटीएम पर यानी नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, एक बार धरती के नीचे जाएंगे, वाष्प दाब बढ़ेगा तो एक से ज़्यादा होगा तो उसको ऊपर दिखाना पड़ेगा 1.5 एटीएम। एक बार धरती के ऊपर जाएंगे तो गैस का दाब घटेगा, तो गैस का दाब घटेगा तो इसको हम नीचे दिखा दिए। तो ये जो 1.5 एटीएम है ये कब का है? अर्थ सरफेस से ऊपर। ये कब का है? अर्थ सरफेस पर। और ये कब का है? जब हम अर्थ सरफेस से नीचे रहेंगे तब। अब तुम क्या करो, पानी को गर्म करना शुरू करो, ठीक है। और पानी को जब आप गर्म करेंगे तो नॉर्मल अर्थ सरफेस पर ये यहां पर बॉयल होगा, यहां पर। मान लीजिए ये नॉर्मल अर्थ सरफेस पर है तो ये 100 डिग्री सी पानी का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यदि बाहरी दाब 1.5 एटीएम है, यानी धरती के जब आप नीचे लेके चले गए और बाहरी दाब 1.5 एटीएम है, तो ऊपर से जो दाब लग रहा है यहां पर देखिए, तो ऊपर से जो दाब लग रहा था 1 एटीएम लग रहा था तो मान लो 100 डिग्री से पर चला गया। लेकिन एक बाहर ऊपर से 1.5 एटीएम का दाब लग रहा है, तो हमको और ना टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि और वेपर बने, तब जाके वो 1.5 एटीएम को टच करेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि इस केस में हमको और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आके गिरेंगे। तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर अब 110 डिग्री सी हो जाए, मतलब 110 डिग्री सी पर बॉयल हो। और यदि 0.5 एटीएम की बात करें तब तो ये यहीं पर टच कर जाएगा या कर रहा है। तो यहाँ से इसको यदि हम नीचे गिरा दें तो ये 90 डिग्री सी। तो जरा सोचो कि वायुमंडलीय दाब जब सबसे कम था 0.5, तो 0.5 पर देखो ये वाला ग्राफ आया 90 डिग्री सी। तो इस पर तुमको कितना आया बॉइलिंग पॉइंट? 90 डिग्री सी, मतलब पानी बॉयल हो जाएगा 90 डिग्री सी पर। यदि हम इसकी बात करें तो ये कब का है? 1.1 एटीएम पर का है, यानी ये हो मान लो आ गया 110 डिग्री से, और ये कितना आ गया 100 डिग्री से। यानी सबसे कम टेम्परेचर पर पानी बॉईल कब करेगा? जब आप पहाड़ पर लेके चले जाएंगे, ऊंचाई वाले जगह पर चले जाएंगे तब, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसका एक स्टेटमेंट बनेगा कि यदि बाहरी दाब अधिक होगा, यदि बाहरी दाब अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा, और यदि बाहरी दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। मतलब बाहरी दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है और बाहरी दाब के घटने से क्वथनांक घटता है। बताइए आपको ये बात समझ में आया? अब इसका हम अप्लीकेशन करवाएंगे, प्रेशर कुकर वाला बात समझाएंगे। पहले हम आपको ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको समझ में आया कि बाहरी दाब अधिक होने पर क्वथनांक अधिक कैसे होता है? चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब इसका एप्लीकेशन देखिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अरे भाई, प्रेशर पकने वाला चीज़ कोई प्रेशर पर थोड़ी होता है, वो तो टेम्परेचर से होता है। तो देखिए ये प्रेशर क्या काम करता है, इसको समझो। जैसे तुम एक खुला बर्तन, टोपिया टाइप का छोटा टोपिया ले लो, और इसमें पानी डाल दो, और पानी डाल के इसमें चावल डाल दो, चावल डाल के गर्म करो और चावल बनाओ। तो हो सकता है कि चावल को बनने में 1 घंटा का समय लग जाए, मान लीजिए 1 घंटा का समय लगा। अब आप क्या कीजिए, एक प्रेशर कुकर लीजिए। एक आपको क्या लेना है? प्रेशर कुकर, ठीक है। और यह है प्रेशर कुकर आपका। आप इसमें क्या करो, पानी ले लो, चावल ले लो, और पानी चावल लेके इसके ढक्कन को दो बंद कर। बाबू इसके ढक्कन को आपने क्या किया? बंद कर दिया। ये है आपका ढक्कन, ये हो गया बंद, और ये है आपका सीटी। कुकर तो अच्छा बन गया। हम भी लेकिन कलाकार आदमी हैं, थोड़ा देख लो, कुकर नहीं बढ़िया बना है क्या? मस्त चावल बनेगा इसमें। अब देखो, ये बर्तन खुला हुआ है। बर्तन यदि खुला हुआ है तो इस पर जो दाब लग रहा होगा, कितना एटीएम का लग रहा होगा बाहरी दाब? 1 एटीएम। लेकिन इस बर्तन को तुम कर दिया बंद। तुम जैसे ही इस बर्तन को बंद कर दिया तो पानी के इस सरफेस का संपर्क बाहरी दाब से टूट गया। अब जब तुम इसको गर्म करोगे तो जो गैस बनेगा वो गैस भी इसी में रहेगा,
और जो गैस इसमें बनेगा वह गैस भी इसी पानी पर प्रेशर डालेगा। इसका मतलब है इसका बाहरी दाब 1 एटीएम है, लेकिन इसका बाहरी दाब जैसे जैसे भाप बनते जाएगा वैसे वैसे इसका बाहरी दाब बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि ये 5 एटीएम या 15 एटीएम हो जाए, बढ़ भी जाता है प्रेशर। मान लीजिए कि बाहरी दाब 10 एटीएम। अब तुम जब पानी को गर्म करोगे तो खूब तेज आंच लगा दिया खूब बढ़िया से। स्वाति प्रिया लिख रहे हैं कि बाहरी डीबी ज्यादा लेगा तो हीट भी ज्यादा होगा। ये डीबी क्या है, हम समझे नहीं। डीबी क्या लिख रहे हैं? हम इसका पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं, आप खाली डीबी हमको समझा दीजिए क्या लिखे हैं, तो फिर हम समझ जाएंगे। बाहरी डब ज्यादा नहीं समझ में आया। चलो हम देखते हैं, फिर आप शायद समझ जाए हमारी बात को। देखो, तो यहां पर बाहरी दाब 1 एटीएम है, यहां पर बाहरी दाब 10 एटीएम है। अब जब तुम इसमें आग लगाया, मतलब चूल्हा जलाया, गर्म होने लगा, गर्म होते होते इसका वाष्प दाब 1 एटीएम हो गया और ये टपकने लगा, उबलने लगा। अब इस चावल के दानों को कितना डिग्री सी टेम्परेचर मिल रहा है? 100 डिग्री सी, क्योंकि 101 एटीएम पर पानी का वाष्प दाब 100, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। लेकिन अच्छा, दाब बोल रहे हैं, बाहरी दाब ज्यादा लेगा तो हीट भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही, ये सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जब तुम इसको गर्म करोगे, तो इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, अब जैसे ही टपकने लगा, अब तुम खूब आंच तेज कर दिया, खूब आंच तेज कर दिया, तुमको लगेगा कि जल्दी पक जाएगा, नहीं पकेगा जल्दी। तुम ज्यादा आंच तेज कर दोगे तो जितना पानी है सब वेपर बन के उड़ जाएगा, पता चलेगा चावल जल गया। चावल सीझेगा नहीं, जल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि बाहरी दाब 10 एटीएम है, पानी गर्म हुआ, ये अपने वाष्प दाब को 1 एटीएम किया तो 1 एटीएम पर ये बॉयल ही नहीं हो रहा है। ये अपने वाष्प दाब को 2 एटीएम किया, 3 एटीएम किया। जितना एटीएम ये अपने वाष्प दाब को बढ़ाते जाएगा उतना इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि हो सकता है कि अंदर का टेम्परेचर 250 डिग्री सी तक पहुंच जाए। यानी इसके उष्मा को सोखने की क्षमता, उष्मा को रखने की क्षमता ज्यादा हो गई बंद करने से, क्योंकि बाहरी दाब ज्यादा है, इसको उछल के भागने देगा नहीं, तो वो टेम्परेचर को ज्यादा गेन करेगा। तो टेम्परेचर को ज्यादा गेन करेगा तो बंद कुकर में खाना 250 डिग्री सी पर पक रहा है, जबकि आप आंच कम दे रहे हैं। खुला कुकर में खूब आंच दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खाना 100 डिग्री सी पर पक रहा है, क्योंकि जो पानी 100 डिग्री सी टेम्परेचर लेगा वो तो बेवफा हो जाएगा भाई, वो तो बर्तन से निकल के भाग जाएगा। लेकिन यहाँ यहाँ बेवफाई की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं संभावना है? क्योंकि बर्तन बंद है, बेटा जाओगे कहाँ, रहना यही है। तो वो टेम्परेचर को ज़्यादा गेन कर लेता है। तो ज़्यादा गेन कर लेगा तो यहाँ पर बंद बर्तन में चावल 250 डिग्री सी पर पक रहा है, और खुला बर्तन में चावल 100 डिग्री सी पर पक रहा है। तो निश्चित है कि कुकर में खाना जल्दी पक जाएगा और खुला बर्तन में खाना जल्दी नहीं पकेगा। समझ में आया कि किस तरह से कुकर, प्रेशर कुकर काम करता है? तो प्रेशर कुकर करता देखो क्या है, तुम इसी बर्तन को तुम खाली एगो बर्तन से ढक दो तो भी जल्दी पक जाएगा चावल, क्योंकि जैसे ही तुम ढकेगा भाप को निकलने का जगह नहीं मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा गेन होने लगेगा। तो बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा कम ही समय में आपका चावल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन एकदम खुला हुआ छोड़ देंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा ये चावल बनने में। तो जैसे ही आप ढक देते हैं या जैसे ही आप बंद कर देते हैं, बाहरी दाब बढ़ जाता है, और बाहरी दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ेगा तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो खाना जल्दी पकेगा, क्योंकि खाना तो हीट से उष्मा से पकेगा, एनर्जी से पकेगा। तो बताइए, प्रेशर कुकर का सारा थ्योरी समझ में आया आपको? क्योंकि इस स्लाइड को हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये बस ऐसे समझाने के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा इफेक्ट। इफेक्ट है तीसरा, कैसी लग रही है पढ़ाई आप सभी को? ओरेंसील विलय के मिलाने का प्रभाव, ओरेंसील विलय के मिलाने का प्रभाव।
अब ये बोल रहे हैं कि सर ढकने के बाद पानी गिरने लगता है, हाँ वो तो वेपर जब गैस प्रेशर डालेगा तो कहीं ना कुछ तो गिर ही जाएगा। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना आपको भूल गए। प्रेशर कुकर में आप एक चीज देखते होंगे कि ऊपर में सीटी लगा हुआ रहता है। प्रेशर कुकर में यदि ज्यादा प्रेशर बनने लगता है ना तो ये सीटी उठ जाती है और प्रेशर को रिलीज कर देता है, प्रेशर कुकर सुरक्षित रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी लोग इस सीटी को दबाने का गलती नहीं करेंगे, नहीं तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होगा तो मुंह कान फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी सीटी के साथ छेड़छाड़ नहीं। जब भी प्रेशर कुकर पर खाना बनाए तो आप देख लें कि उसका होल पूरा आर पार दिख रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ सेट करके सही करना है, नहीं तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए इन बातों का खास ख्याल रखेंगे, खास करके लड़की लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरनशील विलय के मिलाने का प्रभाव। अब देखो इसका क्या प्रभाव है, सुनना मेरे भाई, अब इस ये बात आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये है, ये है शुद्ध जल, प्योर वाटर। अब बताओ इसके वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे, पी नॉट। अब मान लो कि हम इसमें थोड़ा चीनी मिला दिए, तो थोड़ा चीनी मिला दिए तब ये क्या बन गया, विलियन, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या बोलते थे, पीएस से। आप सबको पता है कि पी नॉट बड़ा होता है पीएस से। सुनो, गर्म करेंगे तो ये भी बॉईल होगा, और गर्म करेंगे तो ये भी बॉईल होगा। शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किया जाता है टी नॉट बी से, और विलियन के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किया जाता है टीबी से, याद रखना। टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर, टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर, नोट लग गया तो समझ लो शुद्ध है। इस पूरे चैप्टर में नोट का मतलब है शुद्ध होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ टी नोट बी और टीबी में कौन बड़ा होगा, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलियन के क्वथनांक में कौन ज्यादा होगा कौन कम। एक मिनट, इसका तो स्टेटमेंट ही नहीं लिखाया जी। इसका एक मिनट रुक जाइए, इसका स्टेटमेंट नहीं लिखाया, जो कि गड़बड़ बात है। किसका नहीं स्टेटमेंट लिखाया, इसका, बाहरी दाब का प्रभाव। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, हम इसी को थोड़ा शॉर्ट कट के लिख देते हैं, क्या कि फिर अब उसको हम डिलीट करेंगे तो फिर बार बार हमको लिखना पड़ेगा। हम इधर लिख के और इसको इधर लिख देते हैं। तुम नीचे एरो दे के लिख लेना, क्या लिखेंगे, बाहरी दाब के बढ़ने से एक ही द्रव का क्वथनांक, बाहरी दाब के बढ़ने से एक ही द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और ये भी हम लिख सकते हैं कि एक ही द्रव का क्वथनांक अलग अलग बाहरी दाब में अलग अलग होता है, ये भी लिख सकते हैं। एक ही द्रव का क्वथनांक अलग अलग, अलग अलग बाहरी दाब में अलग अलग होता है। और तुम जो भी लिखे थे थोड़ी देर पहले, तनी देख लो तो इसको, जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री C होता है, तो सुन लो सामान्य क्वथनांक का मतलब। कहीं भी सामान्य क्वथनांक लिखा हुआ रहे तो समझ लो अर्थ सरफेस पर, यानी 1 atm वायुमंडलीय दाब पर। तो 1 atm वायुमंडलीय दाब पर जो क्वथनांक होता है उसको हम लोग सामान्य क्वथनांक कहते हैं, समझ गए। तो पानी का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री C होता है। वैसे कोई पूछे कि पानी का क्वथनांक कितना हो सकता है, तो 90, 100, 120 कुछ भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये बात हम ना नीचे आगे एक लाइन एरो देके लिख देते हैं इस स्लाइड में। 1 atm बाहरी दाब पर किसी भी द्रव
के क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ इस पर। ये प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट, ये सॉल्यूशन बना वेपर प्रेशर पी नॉट, थोड़ा पीएस, थोड़ा चीनी मिलाने के बाद। पी नॉट बड़ा है, पीएस छोटा है। इसको गर्म करेंगे तो ये भी बॉयल होगा, उसको गर्म करेंगे वो भी बॉयल होगा। तो आप हमको ये बताइए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसका क्वथनांक कम। यानी प्योर वाटर का क्वथनांक अधिक होगा या उससे बने विलियन का क्वथनांक अधिक होगा, यानी टी नॉट बी बड़ा होगा या टीवी बड़ा होगा। दीजिए तो इसका जवाब, देखें आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना बाबू, विलियन का ज्यादा होगा। इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक कम। देखो कैसे, इस बात को भी ग्राफिकली ही समझा जा सकता है। एक बार फिर से हम ग्राफ खींचते हैं। इधर लेते हैं टेम्परेचर, इधर लेते हैं एक एटीएम दाब। एक बात बताओ, दो चीज है तुम्हारे पास, एक है एक है प्योर वाटर और एक है सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट कहेंगे और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस। तुम जानते हो कि पी नॉट ज़्यादा होता है पीएस से। तो हम जब गर्म करेंगे तो ये पहले इसको टच करेगा और ये इसको बाद में टच करेगा। तो निश्चित है कि पी नॉट का क्वथनांक यदि मान लो 100 डिग्री सी है, यानी पानी का क्वथनांक, तो उससे बने विलियन का क्वथनांक तो उससे आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो कितना डिग्री सी हो जाए, 110 डिग्री सी। ये है आपका शुद्ध जल। ये जो ग्राफ है किसका है, शुद्ध जल का। और ये ग्राफ किसका है, विलियन का। अब तुम ये बताओ कि हम इसको नीचे, पीएस को नीचे क्यों रखें, क्योंकि विलियन का वाष्प दाब कम होगा और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसको उसका क्वथनांक अधिक होगा, अभी तुरंत तो पढ़े हैं। तो विलियन का वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, विलियन का वाष्प दाब बढ़ गया था 100, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री से होता है, उसमें चीनी मिला देंगे तो 110 हो जाएगा। जैसे सुनो, शुद्ध पानी को गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री सी पर बॉयल हो जाएगा, लेकिन उसी में चीनी मिला के गर्म करो तो 100 डिग्री सी पर बॉयल नहीं होगा, 100 डिग्री सी से ज़्यादा पर बॉयल होगा। इसीलिए तुम देखता होगा कि गर्म पानी यदि एक स्किन पर गिर जाए तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन गर्म चाशनी यदि पानी हाथ पर गिर जाए तो ज़्यादा डैमेज करता है। इसका कारण यही है कि चाशनी में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और गर्म पानी में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब किसी द्रव में औरनशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घटने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक के बढ़ने को ही तो हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा, जब किसी शुद्ध द्रव में औरनशील विलय मिलाया जाता है
तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है। और यहाँ पर दूसरा बात, एक चीज हमेशा याद रखना, विलियन का जो क्वथनांक होता है ना, विलियन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। बताओ समझ में आया? अब देखो, जब किसी शुद्ध द्रव में तुम औरनशील विलय मिलाया तो क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक के बढ़ने को ही हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक, अब आप दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। जो मेन हेडिंग था, याद कीजिए क्या था वो था क्वथनांक उन्नयन। अब क्वथनांक समझ गए तो क्वथनांक उन्नयन भी समझ में आ जाएगा। इसको सूचित किया जाता है डेल्टा टीवी से। ठीक है। तो यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि जब किसी शुद्ध द्रव में औरनशील विलय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक के बढ़ने को ही हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो इसमें और भी बात है जिसको हम लोग लिखेंगे, तो यही बात लिखते हैं। जब किसी शुद्ध द्रव में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और करके इसको एक और तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देखो, शुद्ध द्रव का क्वथनांक होता, विलियन का क्वथनांक होता है टीबी और शुद्ध द्रव का क्वथनांक होता है टी नॉट बी। यदि तुमसे पूछे कि कितना बढ़ा, तो तुम टीबी में से टी नॉट बी को घटा दोगे। यही कहलाता है डेल्टा टीबी। यानी क्वथनांक उन्नयन को हम कह सकते हैं कि विलियन के क्वथनांक और शुद्ध विलय के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो इसका एक परिभाषा ये भी हो सकता है कि विलियन विलियन के विलियन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक, विलियन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, विलियन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और इसमें ये बात जरूर लिखेंगे कि इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है स्वाति?
अतः डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। अब इसके कंसेप्चुअल बात को समझिए। अभी जो ग्राफ आप खींचे थे, ये ग्राफ कैसा था उस पर विचार कीजिए। ये था एक एटीएम। विलियन वाला जो ग्राफ था, विलायक वाला जो ग्राफ था, ये ऊपर से पास किया, और विलियन का जो ग्राफ था वो नीचे से पास किया। जरा देखो तो, ये था जल का, मतलब शुद्ध जल, और ये था विलियन का। तो इसको जब हम मिलाए, तो नहीं, ये कलर गड़बड़ है। इसको जब हम मिलाए तो इसको क्या कहे हम, टी नॉट बी। और इसको जब मिलाए तो इसको हम क्या कहे, टी बी। देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है टी बी, और यहां से लेकर है यहां तक टी नॉट बी। तो दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर इतना का है। इसी अंतर को हम लोग कहते हैं डेल्टा टी बी। ठीक है। अच्छा, ये एक अनुसंख्य गुणधर्म है। कैसे, देखो इस बात को, हम इसमें हम इसमें जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे, पीएस का मान उतना ही कम होता जाएगा। जितना ज्यादा विलय मिलाते जाएंगे, वाष्प उतना घटता जाएगा। और वाष्प जितना घटता जाएगा, वाष्प जितना घटता जाएगा, ये उतना ही नीचे आता जाएगा। और ये जितना नीचे आता जाएगा, ये उतना आगे बढ़ के टच करेगा, इसके अंदर क्वथनांक उतना ही अधिक होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप विलय मिलाते जाएंगे, क्वथनांक में जो उन्नयन है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, यानी क्वथनांक उन्नयन बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि यह एक अनुसंग गुणधर्म है, क्योंकि ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। समझे। आगे का टॉपिक होगा क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। पहले आप ये बताओ, समझ में आ गया, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। आपको एक होमवर्क है, अगला क्लास में मोललता बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पूरा बात उसका, सारा रिलेशन सब, मोललता, मूल प्रभाज, इस दोनों का रिलेशन पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, हम इसका लिंक जनरेट कर रहे हैं, आपको हम इसका लिंक तुरंत भेज देते हैं।
आपके बायोलॉजी वाले सर भी आए हुए हैं, तो जस्ट क्लास एंड कर रहे हैं। आपको हम लिंक भेज रहे हैं तुरंत। लिंक कॉपी कर लिया गया है, बस ये जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको हर हाल में रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ। सारा टर्म देख लीजिएगा कौन चीज़ क्या है।